देव आईएएस भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है देव भाई। स्वागत है आपका सर। हाँ आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब, वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज एक्चुअली दो में से कोई एक या दोनों अगर टॉपिक आपको लगे तो उस पर एक पर डिस्कस कर लिया जाए, या फिर अगर आपको लगे कि नहीं दोनों नहीं करना है तो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। एनी हाउ, मैं जो दो टॉपिक लेके आया था उसमें एक टॉपिक जो है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द कुरान, ठीक है। अ, उसके पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू आमिर हक, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है। अब दूसरा मेरा है कि कुरान में आपने टाइटल में लिखा था इस्लामोफोबिया, वहां पर कुरान की मेरे पास कुछ आयतें हैं, एक पूरी माजरत के साथ, ठीक है। मैं रेस्पेक्ट करता हूं सारे रिलीजन को, ठीक है। दो आई एम एग्नोस्टिक, ठीक है। पहले से मैं अपना अकीदा भी बता देता हूं कि आई एम एग्नोस्टिक, ठीक है। आई एम एग्नोस्टिक हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन, ठीक है। दो, मैं इसको रिलीजन नहीं मानता, ठीक है। सो कॉल्ड सनातनी, सनातन भी मुझे कहीं किताबों नहीं मिलता। आई एम एग्नोस्टिक, ठीक है। तो सनातनी हिंदू, चूंकि मैं बाय बर्थ हूं, ठीक है। आ, तो मेरे नजदीक ईश्वर की जो कल्पना है वो अलग है। अब रही बात दूसरे, जो इस्लामोफोबिया आपके टाइटल में लिखा था, वहां पर कुरान की मैं कुछ आयतें लेके आया हूं। उसका अगर मुझे आप व्याख्या दे देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, इट विल बी बेटर, ठीक है। यही दो चीज। तो पहले कौन सा रखूं, या चाहे तो दोनों टॉपिक ड्रॉप करके आप किसी टॉपिक को अगर चर्चा करना चाहें। जरूर, 3 टॉपिक्स हमारे पास निकल कर आए हैं देव भाई के थ्रू। देव भाई से बात मैं वॉक करते हुए करूंगा, मुझे मजा आएगा। वेरी गुड। 3 टॉपिक्स निकल कर सामने, हाँ 3 टॉपिक्स निकल कर सामने आए हैं। एक तो इन्होंने अपनी स्टेटस जो है क्लियर कर दिया कि एग्नोस्टिक हैं। अपना इन्होंने जो सारी की सारी चीज है वो खुलकर रख दी। पहला ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम कुरान, या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट जो है, या वो आर्ग्यूमेंट जो है आमिर हक की तरफ से। और तीसरा इन्होंने रखा है कि इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की जा सके कुरान की रोशनी में, कि वो क्या है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरी खुद की नजर के अंदर भी, कि आमिर हक जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को किस तरीके से लेता है। क्योंकि मेरा एक पूरा जर्नी है। मैं पहले खुद एग्नोस्टिक रहा, और तकरीबन 2 से ढाई साल का अरसा मैं इस्लाम से अपने आप को निकला हुआ कहता हूँ। वो कि मैंने उसका ऐलान नहीं किया था, मगर मैं निकला हुआ था और काफी परेशान था। उसके बाद जो मेरी खोज है ईश्वर को या परमात्मा को या अल्लाह को, जो भी वर्ड हम समझने के लिए यूज करें, वर्ड ही है, शख्सियत एक ही है, उसके लिए जो है मेरा तो टोटली डिफरेंट जर्नी है। मगर मैं कोशिश करूंगा जो कुरान का कॉन्सेप्ट है उसको जरूर सामने रखूं, और अगर उससे कोई फायदा हो सके तो अच्छी बात है जानकारी, और अगर किसी को उस पर एतराज हुआ तो वो भी अच्छी बात है, हो सकता है। तीसरी बात जो है वो उसको हम बाद में ले लेंगे, ये जो अपना इस्लामोफोबिया के हवाले से है। तो आप बताएं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से शुरू करना चाह रहे हैं आप कॉन्सेप्ट जो कुरान का? जी जी जी। ठीक है। कुरान ने 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स यूज किए हैं, 3 तरीके के। एक, नंबर 1 कॉस्मोस का, नंबर 2 इंटरनल जो रियलाइजेशन है, इनर रियलाइजेशन जिसे आत्म ध्यान बोलते हैं, और तीसरा है प्रॉफिट्स के थ्रू, आउटसाइड से। कुरान में अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हमने कॉस्मोस के अंदर, आसमानों पर, अंतरिक्ष के अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिससे इनको पता चलेगा कि अल्लाह है, खालिक है, नंबर 1। नंबर 2, आत्म ध्यान के जरिए, इनर रियलाइजेशन के जरिए आपको ये पता चलेगा कि कोई ना कोई है। अब वो 2-3 प्रकार से होती है। मिसाल के तौर पर इंसान ये सोचता है मेरी मृत्यु क्यों होती है, मैं जीवन क्यों लेता हूं, नंबर 1। नंबर 2, पाप और पुण्य में अंतर किस प्रकार किया जाता है। वो क्यों सोचता है कि कुछ चीजें पापी हैं, पाप की हैं, और कुछ चीजें पुण्य की हैं, गुड और इवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और तीसरी चीज आती है अपने समाज के अंदर न्याय और अन्याय का कॉन्सेप्ट सामने आना, यानी ये होना कि ये समाज इम्परफेक्ट क्यों है, परफेक्शन क्यों नहीं है। ये 3 चीजें आत्म ध्यान के कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं, जो ईश्वर की नेसेसिटी को पॉप अप करवाती हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को सामने लेकर आती हैं। अब आ जाते हैं प्रॉफिट्स का, जो तीसरा है। प्रॉफिट्स का तरीकाकार ये है कि हमारा मानना ये है इस्लाम के अंदर, प्रॉफिट्स आकर ये रिमाइंड करवाते हैं कि तुम आए हो, किस कारण आए हो, तुम्हारी मृत्यु होगी, और उसके बाद तुम कहां जाओगे और क्यों जाओगे।
ये सारी चीज प्रॉफिट्स आपको आके बताते हैं, और उसमें बेस कॉन्सेप्ट ये होता है कि तुम्हारा बनाने वाला है और वो केवल एक ही है। सो हमारे यहाँ वजूद बारी ताला यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज प्लस मोनोथिज्म जिसे कहते हैं, या वननेस गॉड इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ये बेसिक चीज है, इसको हम लेकर चल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले कॉस्मोस की चीज को हम ले लेते हैं, ठीक है जी। कॉस्मोस के अंदर हमारा मानना यह है कि साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दुनिया इटर्नल नहीं है, ये यूनिवर्स इटर्नल नहीं है, इसकी बिगिनिंग हुई। जो पॉपुलर क्लेम है वो बिग बैंग का, जो 60s और 70s में हमारे सामने आता है एक टर्म के तौर पर, जो उससे पहले एडविन हबल जो है उसकी टेलीस्कोप के बाद रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के जरिए हमारे सामने आया, वो ये है कि एक्सपेंशन हो रही है। और अगर इसको रिवर्स हम लेकर चलेंगे तो ये इनिशियल सिंगुलैरिटी से इसका स्टार्ट हुआ है। अब मल्टीपल थ्योरीज आ रही हैं, मगर पॉपुलर थ्योरी यही सामने आई है, बिग बैंग हुआ। हमारा मानना यह है और कुरान ये कहता है कि जब इस चीज का आगाज हुआ है तो फिर कोई ना कोई तो है। मैंने 3 प्रोग्राम्स किए हैं यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, आवाज़े हक लाइव पर 3 एपिसोड्स पढ़ी हैं 1-1 घंटे की, 50-55 मिनट्स की। उसमें मैंने प्रेजेंटेशन के जरिए साइंटिफिकली, फिलोसॉफिकली और इस्लामिकली एक्सप्लेन किया है ये यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग क्यों नहीं आ सकती, आउट ऑफ नोवेयर क्यों नहीं आ सकती। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो इसको अदम से यानी नथिंगनेस से वजूद के अंदर लेकर आए। फिर नथिंगनेस को एक्सप्लेन किया है कि नथिंगनेस कितने प्रकार की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने अपना एक सिफाती नाम, एक एट्रीब्यूट, अपना एक गुण ये बयान किया है, अल मुबदि, यानी बदी उस समावात। बदी उस समावात या मुबदे का मतलब होता है जो किसी चीज को नथिंगनेस से समथिंग के अंदर क्रिएट करे। ये कुरान ने बयान किया है, यानी ऐसा को सर्वशक्तिमान है जो चीजों को सिफर से ऊपर लेकर आए। इसीलिए ईश्वर का एक सिफाती नाम, चले मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मैं सनातन धर्म को नहीं बीच में मर्ज करना चाहता, तो मैं सिर्फ इस्लाम को लेकर चलता हूँ। यहां से शुरुआत होती है कि जब आप ये देखते हैं कि इस जहान की कोई ना कोई आगाज है तो आपको मानना पड़ता है कि इसका कोई ना कोई होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, यहीं से आपकी तरफ चलेंगे। जी 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 जी। मुझे अगर आप किसी भी रिलीजन को कोट करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सब्जेक्टेड कि जब तक मैं और आप उस रिलीजन को सम्मान करते हुए बात करें। प्लीज कहिए। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू। मैं वो जो बताने लगा था वो केन उपनिषद का एक रेफरेंस था जिसमें ईश्वर को अक्षर कहकर बुलाया गया है। अक्षर, अक्षर का मतलब ये है कि जो शुरुआत करे और सर्वशक्तिमान हो, यानी ऐसा कि जिसके सामने जो नेचर का भी बनाने वाला हो, जो पदार्थों का भी बनाने वाला हो। यानी ये सिर्फ केवल इस्लाम के अंदर नहीं है कि अलबदी उस समावात, जिसने जमीनों आसमान को, ये ब्रह्मांड को उत्पन्न किया हो, उसका आरंभ किया हो। ये केवल सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि सनातन धर्म में भी अक्षर कहकर उसको बुलाया गया। रेफरेंस मेरे पास है, इस पर मैं बात भी कर चुका हुआ हूं। मेरा एक प्रोग्राम पड़ा है वादे हक लाइव पर, सर्वशक्तिमान, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे का प्रोग्राम है। उसमें मैंने रेफरेंसेस दिए हैं कि क्यों ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए और उसने कैसे आगाज किया सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल से एक पॉइंट मैंने रख दिया कॉस्मोस का, अगर आत्म ध्यान के ऊपर बात हुई या प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुई तो उस पर मैं मजीद बात करूंगा। मेरे ख्याल से इतना काफी है ताकि बात 2 वे चल सके। जी ओके, थैंक यू। ठीक है, पहले कॉस्मोस पर भी बात करते हैं। देखिए, डिस्पाइट कि किताबों में जैसा कि कुरान पाक में भी और अदर बुक्स में भी, ठीक है, यूनिवर्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रखा गया है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स का क्रिएटर है। क्योंकि जो भी अकीदत वाला है, जो ईश्वर को मानता है, उसका पहला आर्गुमेंट यहाँ से शुरू होता है कि उसका माना जाने वाला ईश्वर, वो उसने यूनिवर्स को बनाया है। ठीक है, अब यूनिवर्स को जब बनाया है तो यहाँ पर मैं चूंकि एक रैशनल माइंड रखता हूं, मेरे पास उसी ईश्वर ने अगर मुझे बनाया है, ठीक है, दो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं चूंकि एग्नोस्टिक हूं कि मुझे यीशु ईश्वर ने बनाया है या कौन से ईश्वर ने बनाया या ईश्वर ने बनाया भी कि नहीं बनाया, ठीक है, बीइंग एग्नोस्टिक मैं क्लेम नहीं कर रहा। अगर उसने बनाया, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लेता हूं, तो मुझे उसने तार्किक बुद्धि दी है। वो तार्किक बुद्धि मेरी कुछ बातें कहती है। ठीक है, एक बात तो यह कहती है तार्किक बुद्धि कि मुझे यहां पर 3 लाइंस लेके चलनी है। ठीक है, पहला नो एग्जिस्टेंस पर मैं लास्ट में बोलूंगा कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पहला मैं बात करूंगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और वही क्रिएटर है यूनिवर्स का। ठीक, इस पर मैं बोलूंगा। ठीक है, तो एक बात तो सच है कि यूनिवर्स दिखती है हमें, जो हमें नजरों से दिख रही है। ठीक है,
इसको सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्लैनेट्स हैं, बहुत से गैलेक्सीज़ हैं, मिलियंस गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है? अब उसको बनाने वाला व्यक्ति या बनाने वाला जो भी शक्ति, मैं व्यक्ति बोलूँगा तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, बनाने वाली जो पावर है, जो अथॉरिटी है, ठीक है? दैट अथॉरिटी, ठीक है? वह अथॉरिटी ने उसको बनाया तो कैसे बनाया, ठीक है? फर्स्टली, ठीक है? सेकंडली क्यों बनाया, ठीक है? थर्डली, ठीक है? कहाँ बनाया? वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है? फोर्थली कब बनाया, ठीक है? उसका टाइमलाइन क्या है, और अगर टाइमलाइन हम बिग बैंग थियरी को उसको पैरेलल लेके चलते हैं, जो उसकी थियरी जो अभी प्रूवन ट्रुथ के रूप में नहीं मानी जाती, ये है कि मेजॉरिटी बिलीव करती है उस थियरी को। तो कब बनाया, क्या 15 अरब साल पहले जैसा बिग बैंग का था तभी बनाया, उसके पहले भी कुछ था, ठीक है? तो बनाने का पर्पस, प्लेस, ठीक है? और टाइप या किस प्रोसेस के थ्रू, ये सब चीजें बड़े वेग हैं और अलग-अलग रिलीजन में अलग-अलग दावे किए जाते हैं, ठीक है? एक बात तो ये हो गई कि ये इतनी वेग हैं कि ये लगता है ऐसा कि ये क्लेम्स हैं, ठीक है? फर्स्टली, सेकंडली अगर रैशनल माइंड के हिसाब से मैं सोचूं तो वहां पर एक चीज समझ में आता है कि बनाने वाला या तो ये सडनली हुआ होगा मीन्स इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, व्हिच कैन हैपन। क्योंकि यहां जब तर्क दिया जाता है कि इसमें बड़ा सिमिलर, ये कि होमोजेनियसिटी है, यानी एक तारतम्य है, एक क्रम है और एक तरीका है, उस तरीके से चीजें चलती हैं। यहाँ मेरे पास सैकड़ों आर्गुमेंट्स हैं कि तरीका नहीं है, बहुत सी चीजें, ठीक है, बड़ी बिगड़ी हुई दिखती हैं, ठीक है? तो बनाने वाला जो अकीदा बोलता है कि भाई कि नहीं, वो इस तरीके से, चूंकि सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य उसके चक्कर लगा रहे हैं, ये ऐसे उगता है वैसे जाता है, ये तरीका, ऐसा तरीका तक कोई एक मास्टर माइंड ही बना सकता है, और वो मास्टर माइंड, ठीक है, उसका खुदा या अल्लाह है जो अकीदे वाला है, ठीक है? अब मामला ये है कि इसमें बहुत सी इरेगुलरिटीज भी पाई जाती हैं, उस क्या वो खुदा इरेगुलर चीजें बनाया है, ठीक है? तो तो अब यहां पर एक बात तो ये हो गई कि ये क्यों ना माना जाए कि ये सडनली विदाउट एनी, मतलब इट्स ए सडन, ठीक है, ये एक ना माना जाए। दूसरा, बनाने वाला एक है कि अनेक है, यहां पर एक बहुत बड़ा, ठीक है, डाउट है। अब वो अकेला शख्सियत है कि कई लोगों ने मिलकर बनाया, इसका क्या प्रूफ है, ठीक है? ये बड़ा एक डाउटफुल चीज है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, कि मुझे डाउट होता है, ठीक है? हो सकता है कि वो अकेला हो, ठीक है? हो सकता है कि अकेला हो, जिसको अलग-अलग रिलीजन वाले अलग-अलग समझते हों, ठीक है? सबका अपना भाई एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? हो सकता है कि वो अकेला ना हो। अकेला ना होने का भी वही रैशनल माइंड इस चीज को बोलता है कि बनाने वाले हो सकता है कुछ सेगमेंट्स में बनाया हो, या उसको बनाने वाले कई लोग हों, ठीक है? उसके और डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज दी गई हो, लाइक एक कंपनी में या एक फैक्ट्री में डिफरेंट रोल्स बांट दिए जाते हैं। अकेला मालिक कंपनी का सारा काम नहीं करता, भले ही वो मास्टर हो, ठीक है, लेकिन उसके अंडर में बहुत से लोग, वर्कर्स होते हैं, ठीक है? ठीक है? अब कहाँ बना, मटेरियल क्या यूज किया उसने? अगर क्लेम ये है कि उसने जीरो से शुरुआत की, या सिंगुलरिटी को जीरो नहीं माना जाता, बल्कि नियर टू जीरो, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चीज माना जाता है, सिंगुलरिटी से शुरुआत किया, तो वो सिंगुलरिटी अब चूंकि बिग बैंग आर्गुमेंट में है इसलिए मैं ले रहा हूं, अदरवाइज बिग बैंग को कुछ लोग इनकार कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है? उस सिंगुलरिटी की जब बात करें तो वो सिंगुलरिटी में स्पार्क देने वाला जो 10 टू पावर माइनस 43 सेकेंड्स में जो स्पार्क हुआ, स्पार्क होने के बाद, ठीक है, स्पेस टाइम एंड मैटर्स, ये सब एनर्जी सब बनी और अभी तक फैलती जा रही 70,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जिसको आपने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के हिसाब से आपने बताया भी। तो ये चीजें अब अब यहाँ पर वो स्पार्क कैसे दिएगी, ये वो मैटर थे कि नहीं थे, मैटर कहाँ से आए, ठीक है? और क्या वो मुकम्मल अभी तक कर नहीं पाया है? अभी तक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, ठीक है? अभी तक कब मुकम्मल होगी ये?
उसकी ये क्रिएशन कब मुकम्मल होगी? दावा तो ये है ज़्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट का, जो मैं समझ पाता हूँ, करेक्ट कर दीजिएगा, कि उसने बना दिया है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि बनती जा रही, कब खत्म करेगा कुछ पता ही नहीं किसी को, ठीक है? वो अपने प्रॉफिट्स को भी शायद ये बताया कि नहीं बताया, आई हैव डाउट, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से ये लगता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये कहना थोड़ा-सा मेरे नज़दीक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अनायास बनी या फिर सिंगल व्यक्ति ने बनाया या कई ने बनाया, ठीक है? और बहुत से क्वेश्चन अनसुलझे हैं, प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। इस बारी के बाद ये जो बात है ना, इसके बाद हम लगा लेंगे टाइमर, ठीक है? क्योंकि मैंने टाइमर नहीं लगाया था, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये सही नहीं समझा कि टाइमर लगाऊं। बेहतर ये है कि इसके बाद टाइमर लगा लें, ताकि फिर ब्रीफली और कम पॉइंट्स होंगे तो बेहतर ये होगा, ज्यादा कुछ सीखने को और समझने को फोकस के साथ मिलेगा। टोटल 7 पॉइंट्स मैं आपके नोट कर पाया हूं, ठीक है? टोटल 7 पॉइंट्स, उन 7 को मैं कवर कर देता हूं। इस वक्त बात चल रही है, याद रखना, आपने कहा उसी ने बनाया या किसी ने बनाया और वो एक है, यहां से बेस आपने पकड़ी। ये याद रखना है कि इस वक्त बात हो रही है किसी क्रिएटर की, कि किसी ने बनाया है। ये तो सिद्ध हो गया क्योंकि इसकी बिगिनिंग है, और शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी। ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट है, मिलियंस गैलेक्सी को कैसे बनाया, क्यों बनाया, कहां बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये डिटेल्स हैं। और इस वजह से और इन डिटेल्स के वेग होने की वजह से हम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को डिनाई कर सकते हैं, ये कह सकते हैं क्लेम है। इसकी मिसाल समझें, रॉकेट है, चंद्रयान 3 ऊपर गया ये। अब इसकी डिटेल्स एक कॉमन लेमैन को नहीं पता। इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, फ्यूल कैसे काम करता है, रॉकेट चलता कैसे है, क्यों इसकी जो ये ग्रेविटी को कैसे डिफीट करता है, जो अर्थ का एनवायरमेंट है उसको कैसे लीव करता है, ये वो सारी डिटेल्स हैं जो डिटेल्स लेमैन को समझ नहीं आती। मगर वो देखता है कि रॉकेट निकलता है और निकल कर गया है, मगर उसको ये डिटेल्स हर लेमैन को, कॉमन मैन को समझ नहीं आती। अगर हर बंदे को समझ आना शुरू हो जाए तो हर दूसरा बंदा साइंटिस्ट है और हर घर से रॉकेट चल रहा हो, मगर ऐसा नहीं होता। इसीलिए बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स लगाकर ये पूरी की पूरी एक साइंस खड़ी की जाती है। इससे आपको ये चीज समझनी है कि डिटेल्स कितनी ही वेग और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को निगेट नहीं कर सकती, नंबर 1, ठीक है जी? तो इसलिए ये कहना कि इतनी गैलेक्सीज हैं, इतनी हैं, कब बनी, किस टाइम पर बनी, ये सारी डिटेल्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं या वेग फील हो रही हैं, दैट डजंट मीन कि कोई क्रिएटर नहीं है। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को निगेट नहीं किया जा सकता, एग्जिस्टेंस अपनी जगह पर रहेगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा, फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने इनिशिएट का और बिगिनिंग का आर्ग्यूमेंट यूज किया है। आपने फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट रखकर यह कहा कि मुझे बड़ी जगहों पर बिगाड़ नजर आए। जी, यू आर राइट। आपने नहीं किया, आपने ये नहीं किया था। थैंक यू सो मच, आपने एक्नॉलेज किया। फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट मैंने यूज नहीं किया, मगर चूंकि ये पॉइंट आया तो मैं इसको रखना चाहूंगा। आपने कहा कि दुनिया में बड़ा बिगाड़ पैदा नजर आ रहा है, तो लिहाजा ये भी उसने किया है, जबकि बेसिकली मैंने फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया। मगर जो पॉइंट आपने रखा उसको एक्सप्लेन मैं जरूर कर दूंगा ताकि लोग उससे कुछ सीख सकें। इर्रेगुलर चीजों का होना आपके लिए इर्रेगुलर इसलिए है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर गाड़ी का इंजन आगे लगेगा या पीछे? कुछ गाड़ियों का इंजन बैक साइड पे है, ज्यादातर गाड़ियों का इंजन आगे होता है। अब एक नॉर्मल मैकेनिक के लिए या नॉर्मल लेमैन के लिए हो सकता है चीज इर्रेगुलर हो कि इंजन आगे की बजाय पीछे क्यों है, मगर कंपनी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कार मैकेनिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को पता है कि इसका इंजन आगे की बजाय पीछे क्यों रखा है, ताकि फोर्स मिल सके। मिसाल के तौर पर एक गन है, AK-47 गन को चूंकि चैम्बर को रीलोड करना होता है तो थोड़ी सी गैस रखी जाती है, मगर स्नाइपर के अंदर उसकी बुलेट में गैस नहीं होती जो प्रेशर क्रिएट कर सके रीलोड करने के लिए। इसीलिए स्नाइपर को रीलोड किया जाता है, AK-47 को रीलोड नहीं किया जाता, ऑटोमेटिक है। ये वो टेक्निक्स हैं जिसमें आपको बजाहिर इर्रेगुलरिटी नजर आती है। कुछ बंदा कह सकता है कि स्नाइपर को भी ऑटोमेटिकली रीलोड होना चाहिए, जैसे AK-47 होती है, कुछ पिस्टल्स होते हैं, रिवॉल्वर जैसे काम कर सकता है। तो ये याद रखना है कि इर्रेगुलरिटी का आपका अंडरस्टैंडिंग में ना आना ये आपके लिए मसला है। इसकी एक और मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, काफी अरसे पहले तक इनकी किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं थी। मिसाल के तौर पे अपेंडिक्स है, टेलबोन है जिनको कॉकेक्स बोला जाता है, विजडम टीथ हैं, ये आपके आईलिड्स हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिनके बारे में ये समझा जाता था कि इनका कोई
यूज या इनकी कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, ये किसी तरीके से यूज नहीं हो सकते। मगर आज पता चलता है कि टेलबोन या पेल्विक रीजन को मजबूत करती है औरत की प्रेगनेंसी के टाइम पर और मर्द को मदद देती है। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से जो आपकी अपेंडिक्स है इसके फायदे आप ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से आपको कितने किस्म की बीमारियों से ये चीज बचाती है। ये पहले नहीं पता चलता था हमें, ठीक है, ये आज पता चल रहा है। कॉस्मोस की कई मिलियंस गैलेक्सी में होने वाली इरेगुलरिटी रिलेटिव हैं हमारे अकॉर्डिंग। एक जगह पर आपको दीमक नजर आती है या एक जगह पर आपको कॉकरोचेस नजर आते हैं, आप उन पर स्प्रे करते हैं या आप वहां पर पानी बहाते हैं, उनके नजदीक नेचर के अंदर इरेगुलरिटी आई है। ये पानी यहां पर नहीं आना चाहिए था, पानी यहां कैसे आया? कीड़ियों के लिए या जानवरों के लिए ये पानी कैसे आया वहां पर? उनके लिए इरेगुलर है। मगर पीछे जिसने ये काम किया है उसको पता है कि उसने ये काम क्यों किया है, उसको पता था। इसी तरीके से जब हम माइनर लेवल पर इन चीजों को समझते हैं, हमें पता चलता है कि कॉस्मोस में होने वाली इरेगुलरिटीज हमारे लिए तो इरेगुलर हैं, मगर वो बड़े पेज के ऊपर, बड़े कैनवस के ऊपर, बड़े फ्रेम के ऊपर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग रखती होंगी, जिसका आज हमें नहीं पता और हमें आगे पता चलेगा। सो इग्नोरेंस के आर्गुमेंट को या इरेगुलर के आर्गुमेंट को रिलेटिवली माना जाए तो फाइन ट्यूनिंग को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग चैलेंज हमारे रिलेटिव होती है। हमें यूं लग रहा है आपको दुनिया के अंदर, क्रिएशन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर स्पीशीज दिखाई देती हैं कि अगर वो स्पीशीज एक्सटेंट भी हो जाएं तो दुनिया की सेहत पर असर नहीं पड़ता, मगर वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि साइंस अभी तक उन स्पीशीज में उनकी मौजूदगी से होने वाले फायदों को आज तक सही मानों के अंदर जान नहीं सकी कि उनकी मौजूदगी फॉसिल्स में क्या रोल प्ले करती है, उनकी मौजूदगी इन्वायरमेंट को कैसे कूल डाउन रखती है, उनकी मौजूदगी कैसे इकोसिस्टम को बरकरार रखती है। तो कॉस्मोस के या दुनिया के इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें पूरी जानकारी चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि उसकी रेगुलरिटी फाइन ट्यूनिंग को चैलेंज करती है। 5वां पॉइंट, मोनोथिज्म क्यों नेसेसरी है? क्या सोर्सेज, यानी जो आप ये कह रहे हैं कि आप कहते हो कि एक है तो एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है उसने कई लेबर रखे हों, याद रखना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस्लाम के कॉन्सेप्ट में क्रिएटर इनिशिएटर है, बदी उस समावाती वल अर्ज है, उसके बाद भी वो तखलीक देता है। मगर वहीं उसने सूरह तहा के अंदर एक नुक्ता बयान किया, वलक़द आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ने ऑटोनॉमस सिस्टम पर डाला है। वो ऐसा खालिक नहीं है कि अकेले बैठकर उसी को दरवाजे बनाने हैं, उसी को ईंट लगानी है, उसी को शेड बनाना है, उसी को ट्यूबलाइट लगानी है, उसी ने फ्रिज रखनी है, उसी ने बेड सजाना है, उसी ने किचन सजाना है। ऐसा नहीं है। मैंने तीसरे प्रोग्राम के अंदर जो मैंने यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग है उसमें एक्सप्लेन किया था कि कुरान ने खुद क्लेम किया है कि अल्लाह ताला ने बैठकर एक एक चीज को नहीं बनाया जैसे हम किसी लेबर को देखते हैं, बल्कि अल्लाह ने ऑटोनॉमस सिस्टम पर डाला है। ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर आप एक प्रोग्राम्ड मशीन बनाते हैं, जैसे कॉफी मशीन है बरिस्टा के लिए, आप उसमें आपको सोर्सेज डालने होते हैं। मिसाल मिल्क डालना है, टी डालनी है, कॉफी डालनी है, शुगर डालनी है। उसके बाद आप बटन दबाते हैं, वो मखसूस मिकदार की मिल्क, टी, कॉफी, चीनी निकालकर आपको एक बेहतरीन कॉफी निकाल कर देती है। दैट डजंट मीन के मुख्तलिफ सोर्सेज ने काम नहीं किया। इस्लाम का फर्क यह है कि इस्लाम सोर्सेज को क्रिएटर नहीं कहता, वरना आपको यह मानना पड़ेगा कि यह घर किसी मिस्त्री ने या किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया, बल्कि ईंटों ने बनाया है, बल्कि सीमेंट ने बनाया है, बल्कि लाइट्स ने बनाया है, बल्कि लकड़ी ने बनाया है। आपको यह मानना पड़ता है कि इसका आर्किटेक्चर जिसने खड़ा किया है वो बंदा कौन है, कोई खारिज में है। इसी के अलावा आपने ये चीज रखी, तो सोर्सेस को हम क्रिएटर नहीं मानते, बल्कि सोर्सेस को उस पार्ट का, उस पुर्जे का प्लान समझते हैं, जिसमें मलाइका भी ऑब्वियसली यूज होते हैं, मगर हम उसको शरीक नहीं करते, क्योंकि बनाने वाला, इनिशिएट करने वाला अल्लाह की जात है, इसलिए हम मोनोथिज्म को मानते हैं। छठी बात आपने की, मैटर कहां से आया? ये बड़ा प्यारा सवाल आपने पूछा। तो याद रखना चाहिए, मैं अपने स्टार्ट के अंदर बयान कर चुका हूं, अल बदी। बदी का मतलब है जो हर पदार्थ को उत्पन्न करता है, फ्रॉम नथिंग। अब ये चीज हम इसलिए ग्रास्प नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी किसी चीज को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट नहीं किया। हमें सोर्स चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, हमें टाइम चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, लिहाजा हम खुदा को उसी एनालॉजी पर जज करते हैं। वेराज इस्लाम ये कहता है, लईसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के जैसा, ईश्वर के जैसा कोई नहीं है। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, क्या खालिक और मखलूक, जो क्रिएटर है वो नॉन क्रिएटर जो हैं उनके बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सातवीं चीज आपने कही, ये आखिरी पॉइंट होगा हमारा, आपने कहा ये तो कंप्लीट ही नहीं हुई, आगे भी बनती जा रही है। आपको लगता है कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं। ये ऐसे ही है कि आप इंडिया में बैठे हैं, राम मंदिर आज बन रहा है, तो क्या इंडिया कंप्लीट नहीं हुआ? इंडिया अभी तक इनकम्प्लीट है? नहीं, देश कंप्लीट है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा करना उसकी उन्नति को, उसकी डेवलपमेंट को दर्शाता है।
देश आज भी इंडिया कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है। खुदा की कायनात है, खुदा की कायनात ने उसको जितना चाहा जैसे चाहा मुकम्मल रखा। अब उसमें कभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होते हैं, कभी डिस्ट्रॉय होते हैं, कभी एडवांस होती हैं चीजें, कभी टूटती हैं। जिस तरह वो चाहता है वो करता है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे पॉइंट थे। अभी हम टाइमर लगा देंगे ताकि आप इन चीजों के ऊपर रिस्पॉन्स कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। 3-3 मिनट का टाइमर लगाएंगे। देव भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू अमर भाई। ठीक है, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। जो आपका स्टार्टिंग आर्गुमेंट था और जहां पर आपने समझाने की कोशिश की भाई कि चूंकि कम अकली है, ठीक है, मेरे जैसे इंसान में, अब मेरा आप नाम नहीं लेना चाहते थे, मेरे जैसे इंसान में कम अकली है, इसलिए बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाता। तो मैं इसका रिवर्स आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूँ कि कम अकली है, समझ नहीं पाता, तो मैं इसका मतलब कि या तो मैं ये मान लूं कि आमिर भाई को समझ है, या तो मैं मानूं कि आमिर भाई को समझ नहीं है फिर भी बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये मानने के ये क्यों ना मानूं। ठीक है, पहला आर्गुमेंट मेरा ये है। दूसरी बात, आपने इर्रेगुलरिटी की बात की। इर्रेगुलरिटी का भी आपने उसी कमअकली से जोड़ा। ठीक है, तो इसका जवाब भी मेरा यही है। ठीक है, कि उस इर्रेगुलरिटी को आप रेगुलर साबित या तो कर दीजिए, या तो फिर मेरे जैसे ही आप सेम ग्राउंड पे बैठे हैं जिस ग्राउंड पे मैं बैठा हूं, फिर ऐसे में सवाल क्यों ना करूं। ठीक है, तीसरी बात आपने कही कि जो आपने लास्ट में बोला कंप्लीट, आपने एक एग्जांपल दिया, बहुत प्यारा एग्जांपल दिया कि अगर कोई कंट्री बन गई तो उसकी बाउंड्रीज के अंदर चीजें जो बन रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसकी बाउंड्रीज एक्सपेंड हो रही है तो इसका मतलब मुझे मानना पड़ेगा क्या इंडिया की बाउंड्री एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका आर्गुमेंट मुझे थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आगे जब आप जवाब देंगे तो क्लेरिफिकेशन चाहिए कि बाउंड्रीज एक्सपेंड हो रहे हैं तब भी मैं उसी कंट्री को मानूं। ठीक है, अब भी मेरा वो सवाल, जो कोर सवाल बाकी है कि इसका टाइमिंग को लेकर कि कब बना। फिर यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि मान लीजिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, कि पहले से मैं अपने जिस शब्द को आपके मुंह में डाल रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि कम अकली के कारण मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता। ठीक है, कब कब से शुरू हुआ। ठीक है, मैं एक साइड क्वेश्चन और साथ में जोड़ता जाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय बचा है, कि जो बनाने वाला क्रिएटर है वो इस क्रिएशन में मौजूद है या क्रिएशन के बाहर है। ठीक है, उसका वजूद कहाँ है। ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, वो उसका कोई आकार है नहीं है। ठीक है, क्या वो आकार ले सकता है, क्या अपनी क्रिएशन के अंदर वो आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, अगर वो क्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, तो मैं कैसे उसको समझूं, ये एक। दूसरा, अगर वो क्रिएशन के अंदर नहीं है तो टाइम और स्पेस का जो एग्जिस्टेंस का जो मसला है मेरे रैशनल माइंड के नजर में, फिर इसका मतलब कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेंस के लिए आप मान लीजिए कि ही एक जगह बैठे, उस जगह को हटा दिया जाए, आज 11:24 समय को हटा दिया जाए तो हमारा वजूद गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर टाइम और स्पेस में उसको ना शामिल किया जाए तो मैं उसके एग्जिस्टेंस को क्यों मान लूं कि क्योंकि कोई कह रहा है, और जो कह रहा है वो आलिम है तो मैं मान लूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले दो चीजों में फर्क समझना है, कम इल्मी में और कम अकली के अंदर। मैंने कम इल्मी कहा है, कम अकली नहीं कहा। कम अकली डिपेंडेंट है कम इल्मी के ऊपर। इसकी मिसाल यूं समझें कि जिसके पास जितना ज्ञान आता जाएगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट और अकल वाला होता जाएगा। जितना कम नॉलेज होगा उतना कम अकल होगा। अकल का डायरेक्ट किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। अकल एक टूल है और इल्म एक इंफॉर्मेशन और डाटा है। जिस टूल के अंदर वो इंफॉर्मेशन और डाटा डाला जाए तो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन उस बंदे को अपग्रेड करती है। तो याद रखना, मैंने कम इल्म बोला है, कम अकल नहीं बोला। कम इल्मी का ताल्लुक साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही है। मिसाल के तौर पर एक एग्नोस्टिक अपनी कम इल्मी करता है। चूंकि आपने स्टार्ट के अंदर क्लेम किया आप एग्नोस्टिक हैं, तो आप यही मान रहे हैं कि आप कम इल्म हैं। एग्नोस्टिसिज्म है ही लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस है, जिस बुनियाद पर वो चीजों को या थ्योरीज को, आइडियोलॉजीज को चैलेंज कर रहा होता है। सो कम इल्मी से मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात रही कि क्या कम इल्मी किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में दिक्कत या कठिनाई पैदा कर सकती है? अवश्य कर सकती है, अवश्य कर सकती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास नॉलेज नहीं है कि मैं किसी मशीन को कैसे चलाऊंगा, ऑब्वियसली मेरे लिए कठिन होगी, नंबर 1। नंबर 2, इस बार चूंकि मैंने वो पॉइंट्स इतना ज्यादा गौर नहीं किया, मगर ये मैं कोशिश करूंगा लूं। हाँ, एक पॉइंट आपने रखा, वो आपने ये रखा कि ईश्वर जो है वो या जो क्रिएटर है, क्या वो इसके अंदर आ सकता है या इसके बाहर रह सकता है? अगर अंदर नहीं आ सकता तो हम उसको समझेंगे कैसे?
अगर बाहर रहेगा टाइम और स्पेस से तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी चीज को दर्शाने के लिए मैंने कुरान के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए एक आयत रखी थी, वो ये थी लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर ईश्वर को इस टाइम और स्पेस के अंदर लेकर आएंगे तो वो हमारे जैसा हो जाएगा, जैसे ही वो हमारे जैसा होगा वो ईश्वर नहीं रहेगा। ईश्वर के कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज बैठती है कि वो इसका खालिक है और खालिक को अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर आने की जरूरत नहीं। जिस क्षण मैंने ये कहा कि ईश्वर समय का भी उत्पन्न करने वाला है, ईश्वर तमाम पदार्थों का और तमाम शक्तियों का उत्पन्न करने वाला है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जैसे ईश्वर काल के आरंभ से पहले अस्तित्व रखता था, उसी प्रकार वो काल के होते हुए भी अपना अस्तित्व बाहर रहकर रखने का अवश्य उसके पास ये शक्ति मौजूद है। यानी जब आप ये मान लेते हैं कि टाइम से पहले ईश्वर मौजूद था, तो ऑब्वियसली टाइम हो या ना रहे वो तो फिर भी रहेगा, तो ये सवाल साइड पे चला जाता है। तीसरी चीज आ जाती है एक्सपेंशन के हवाले से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर इंडिया के बॉर्डर्स एक्सपैंड होते जाएंगे, उसका नया नाम भारत ही होता जाएगा, इंडिया ही होता जाएगा। इसी तरीके से ये यूनिवर्स एक्सपैंड होती है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया है, इन्ना लमूसिऊन, हम इसको एक्सपैंड करते हैं। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है। तो जब ये एक्सपैंड हो रही है तो ये यूनिवर्स उसी तरह ही चल रही है। अब कितनी एक्सपैंड होगी, कितनी जाएगी, जितना इसके खालिक ने लिखा है वो उस तरीके पर रखा है। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से काफी है, अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं तो अगली बारी रखता हूं। जी, आपका समय शुरू होता है। थैंक यू। कम इल्मी और उस कम अकली में मैंने हो सकता है गलती कर दी हो, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। मेरा भी मुराद कम इल्मी ही था, कम अकली नहीं था। रही बात, मैंने ये कहा कि मैं कम इल्म हूं, तो मुझे आलिम का ये जिम्मेदारी बनती है, जो दावा कर रहा है उसको मैं आलिम मानता हूं, मैं अपने आप को कम इल्म मानता हूं। जो दावा कर रहा है बिलीवर को मैं आलिम मानता हूं। बिलीवर की जिम्मेदारी हो जाती है कि फिर मुझे प्रूफ दे। बिलीवर भी अगर इसी टाइप की बातें करेगा कि कम इल्म हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो फिर मेरे लिए फिर असमंजस बढ़ता ही जाएगा। भाई ठीक है, मैं कम इल्म हूं, मेरे इल्म में इजाफा कर दो, ठीक है, मुझे प्रूफ दे दो। यहां बिलीवर अगर दे पाएगा तो मैं उसको खुशी खुशी मानूंगा। पहली बात। एक्सपेंशन की बात फिर वही बात है कि फिर मेरी बात यहां पर मुझे सही ज्यादा लगेगी कि अगर एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब क्रिएशन पूरा नहीं हुआ है। मैंने यही कहा था कि क्या क्रिएशन चल ही रहा है अभी तक, ठीक है। आपने बोला कि नहीं, क्रिएशन के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं। मैं बोल रहा हूं कि एक्सपेंशन को क्रिएशन माना जाए, ठीक है। ये रही बात, ठीक है। अभी मेरे उस पॉइंट का आपने जवाब दिया स्पेस और टाइम का। आपने बोला कि वो स्पेस और टाइम का उसको मोहताज नहीं है, ठीक है, वो स्पेस और टाइम के बाहर की चीज है। मैं फिर से यही क्वेश्चन करना चाहता हूं, मेरी कम इल्मी में थोड़ा मेरी इल्म में इजाफा कर दीजिए कि स्पेस और टाइम के बिना वो कहां मौजूद है। अगर स्पेस नहीं है तो कहां मौजूद है, और टाइम नहीं है तो उस टाइम के पहले कौन सा टाइम था जिसमें वो मौजूद है, या टाइम था ही नहीं वो। तो अगर ये टाइम नहीं था या टाइम नहीं है उसके लिए मोहताज, तो वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। मेरी कम इल्मी में इजाफा कर दीजिए, नहीं तो मैं इसको अकीदत ही मानूंगा कि अकीदा है, ठीक है। मेरी एक समस्या है, ठीक है, कि मैं आलिम मान के चलता हूं अकीदे वाले को। ये मैं अपने आप को कम इल्म मान के चलता हूं, ठीक है। अब इसी के साथ, ठीक है, चूंकि मेरे पास समय बचा है, ठीक है, तो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन रखना चाहता हूं, ठीक है, कि उस क्रिएटर ने अगर क्रिएट किया तो इतना बड़ा क्रिएशन, इतना वास्ट क्रिएशन, ठीक है, और इस क्रिएशन में अभी तक यह भी नहीं पता चल पाया है कि हमारे जैसे हो सकता है और भी प्लैनेट्स पे कोई वजूद हो, किसी खलकियत का या किसी जो है इंसानी खलकियत का वजूद हो, ठीक है। वो एक-एक बंदे पर नज़र रख रहा है और एक-एक से कलाम कर रहा है या एक-एक के लिए हिदायतें दे रहा है। वो घर में वो हर किसी के पर्सनल लाइफ में भी इंटरवेन कर रहा है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि एक सामान्य समझ के बाहर की चीज़ है, ठीक है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इस बार आपने 4 पॉइंट्स रखे हैं जिनको मैं रख लेता हूं जल्दी से। सबसे पहले आपने कहा आप बिलीवर हैं तो मैं आपको आलिम मानकर चल रहा हूं, तो आपको बताना होगा। सबसे पहले याद रखना है कि बिलीवर का खुद का क्लेम क्या है। बिलीवर जिस चीज को लेता है उस चीज को आगे पहुंचाता है।
उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी कोशिश कर सकेगा वो करेगा। तो बिलीवर आलिम तो होता है, मगर उतना आलिम है जितना ईश्वर ने उसके जरूरी होने के लिए, उसकी नेसेसरी होने के लिए या उसके बेनिफिशियल होने के लिए उसको दिया। उससे आगे का वो नहीं जानता। ये दुनिया के अंदर बड़ी चीजें इस तरीके समझी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक किचन है, किचन के अंदर एक शेफ होता है जिसको चीफ शेफ कहते हैं। चीफ शेफ जो होता है वो अपनी रेसिपी हेल्पर्स को नहीं बताता। अब कोई हेल्पर ये कहे कि चीफ शेफ जो है वो मुझे अपनी रेसिपीज नहीं बता रहा, उसकी डिटेल नहीं बता रहा, लिहाजा शेफ है ही नहीं है, ये सिर्फ क्लेम है, मैं नहीं मानता। तो ये याद रखना चाहिए कि जितनी इंफॉर्मेशन उस हेल्पर के लिए जरूरी होती है वो निश्चय करके उसको वही इंफॉर्मेशन देता है जिसको वो होल्ड कर सके, उससे ज्यादा नहीं देता। ये कॉमन सेंस की बात है। बिलीवर ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो सब जानकारी रखता है और उसको हर चीज जाननी है और हर चीज आप तक पहुंचानी है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा क्रिएशन पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है अभी तक वो क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ऑटोनोमस सिस्टम। मैं चाहूंगा कि जो सवालात पहले हल हो चुके हुए हैं उससे आगे बढ़कर सवालों को रखा जाए तो मजा आएगा गुफ्तगू का और चलेगी। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब ही ये है कि हमें नहीं पता ये चीज कब जाकर खत्म होगी, हमें नहीं पता। एक आदमी को ये लगता है कि अगर उसको उसका खाना मिल गया है तो पीछे किचन बंद हो गया है, मगर ऐसी चीज नहीं होती। ये उस कंपनी के ऊपर है कि उसने किस प्रकार इस किचन को लेकर चलना है। तो ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप या आप जैसे कई हमारे दोस्त हैं वो समझ सकें, जो सीखना चाहते हैं, जो सत्य की खोज के अंदर हैं। तो जब मैंने ये कह दिया ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर है, तो ऑटोनोमस सिस्टम अपने तौर पर चलता है। इसमें आप इस तरह समझ रहे हैं कि जैसे वो थक जाता है या वो उसको सांस लेना पड़ता है या मटेरियल खत्म हो जाता है या फाइनेंस करना पड़ता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, वो खालिक है। हम खालिक को डिस्कस कर रहे हैं, किसी इंसान को नहीं। नंबर 3, आपने कहा स्पेस और टाइम से परे वो कैसे मौजूद है? जैसे पहले मौजूद था। जिस क्रिएटर को इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि इसका कोई करने वाला है, वो इससे पहले जैसे मौजूद था वैसे ही अब मौजूद है। और स्पेस और टाइम का आरंभ तो साइंस भी मानती है। स्टीफन हॉकिंग जो कि माना हुआ एथियस्ट है, ये डॉकिंस या लॉरेंस क्राउस, वो मानते हैं कि 15 अरब साल पहले कम से कम इस यूनिवर्स का टाइम और स्पेस की बिगिनिंग हुई थी। इससे पहले ना टाइम था, ना मैटर था, ना स्पेस था। उससे पहले जो उनको इनिशिएट कर सकता है वो अब भी एग्जिस्ट कर सकता है इन चीजों के बगैर। चौथा, आपने कहा वो नजर क्यों रखता है? आप अपने घर में नजर क्यों रखते हैं? आप मालिक हैं, वो मालिक है। जब आप अपने घर के अंदर नजर रखते हैं, वो अपनी दुनिया और अपनी मखलूक के ऊपर नजर रखता है। वो खालिक है, वो हर जगह नजर रख सकता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये लास्ट राउंड होगा हमारा ताकि मैं दूसरे लोगों को भी मौका दे सकूं, वरना तो बात ये चलती जाएगी, फिर नेक्स्ट पे भी कर लेंगे। जी, आपका टाइम शुरू होता है। चलिए, थैंक यू। आपने चूंकि बहुत सी चीजें समझाई मुझे। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए, मैं किसी चीज का अगर आमिर भाई मैं इनकार करूं ना तो भी मैं जिद्दी हूँ। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ आपकी बात का, ठीक है। आपने अपने इल्म के हिसाब से, अपने अकीदत के हिसाब से जो भी बताया, ठीक है, उसको मैं इनकार नहीं कर। लेकिन ये क्लेम करना कि जैसे आपने एक क्लेम किया कि ये प्रूफ हो चुका है कि कोई क्रिएटर है, ये क्लेम आपका है, ये प्रूफ नहीं हुआ है। इसको यही प्रूफ करने के लिए ही तो मैं इतनी देर से एक दिमागी जद्दोजहद कर रहा हूँ कि भाई कोई ये बता दे, इन क्वेश्चंस का जवाब दे दे जो 5W2H हैं, ठीक है, कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ एंड हाउ मच, ठीक है। जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा स्टूडेंट पूछेगा कि साहब, ठीक है, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, बताइए, ठीक है, कि बादशाह अकबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है? हाँ, उसके माँ-बाप का क्या नाम था? मुझे उसको मुतमईन करना पड़ेगा, तब वो मानेगा। नहीं तो फिर भले ही मैं उसको चुप करा दूँ या वो मैं उसको बोल दूँ कि नहीं यार, ठीक है, हिस्ट्री का नॉलेज मुझे ऐसा थोड़ी है कि सारी हिस्ट्री मुझे ही पता है, जाओ तुम कहीं और पूछ लो। तो ये फिर मेरे लिए थोड़ा-सा मुसीबत और उस स्टूडेंट के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि मैं एक तालिब हूँ, ठीक है? मैं तालिब-ए-इल्म हूँ, ठीक है? तो ये मेरे टीचर की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उस खालिक को जिसका वो दावा कर रहा है उसको बताए, ठीक है? अगर नहीं बता पा रहा है और वह भी उसी गार्ड को ले रहा है जिस गार्ड को मैं तालिब-ए-इल्म होने के कारण ले रहा हूँ कि मेरे इल्म में कमी है, ठीक है? तो इसका सीधा मतलब है कि मैं ये मेरा आरोप है, मुझ बुरा मत मानिए कि मेरा आरोप है कि वह जो है किसी ऐसी चीज़ पे विश्वास कर रहा है जिसको मैं अंधविश्वास कहूँगा, ठीक है? अब रही बात, ठीक है, बाकी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई हैं, ठीक है? इसमें से बहुत सी चीज़ों को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पूरी तरीके से मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है? अब
एक्सपेंशन वाली जहां तक बात बताई आपने, बोला को क्रिएशन नहीं, ठीक है, आपका वो आर्गुमेंट है, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है, सही है। मेरे हिसाब से वो अभी क्रिएशन ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको अपनी बात कहने का ऑटोनोमस सिस्टम बना दिया तो क्रिएशन ही चलता जाएगा। ऑटोनोमस सिस्टम उस सिस्टम को चलाता है, ना कि एक्सपेंशन करता है। एक्सपेंशन इज क्रिएशन, ठीक है। लास्ट बात फिर मैं वही बोलूंगा, ठीक है, सर्कुलर आर्गुमेंट होगा। लास्ट बात वही बोलूंगा कि मेरे छोटे से जहन में टाइम और स्पेस के बाद, यानी अगर स्थान और समय को हटा लिया जाए, वो उस 15 अरब साल के पहले था क्या, नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आता, ठीक है। जब समझा दिया जाएगा तब मैं समझ लूंगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इसमें मेरे ख्याल से कुल मिला के 3 पॉइंट्स आपने रखे हैं, ये हमारी कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। नंबर 1, आपने कहा जब प्रूव ही नहीं हुआ तो आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये था तो वो टाइम से पहले था। जिस चीज को मैंने सिद्ध किया है वो इस ब्रह्मांड की बिगिनिंग को, आरंभ को सिद्ध किया है। आरंभ जो है, बिगिनिंग जो है, वो किसी कॉज के बगैर नहीं हो सकती। उसी कॉज को हम क्रिएटर मानते हैं, जिसने इसको इनिशिएट किया। जब वो सिद्ध हुआ और साइंस ये मान रही है कि 13.8 बिलियन यानी 14 अरब साल पहले इस यूनिवर्स का ना टाइम था, ना स्पेस था, ना मैटर था, वो कॉज टाइम और स्पेस के बगैर था। ऑब्वियसली ये बात आपको माननी पड़ेगी, या फिर आपको कोई और थ्योरी पेश करनी होगी, फिर उसको सिद्ध करना होगा। जो उसके ऑपोजिट थ्योरी पेश कर रहा है उसको सिद्ध करना होगा उस चीज को। मगर कम से कम यहां तक तो हम मान गए हैं कि ये जो गैलेक्सी हमें, ये यूनिवर्स, गैलेक्सी भी नहीं, मिलियंस गैलेक्सीज तो इस यूनिवर्स से फूटी हैं, तो वो आपको मानना पड़ेगा कि वो इतने बिलियन ईयर्स अगो उनको इनिशिएट किया। जब आप ये मान लेते हैं कि वो कॉज टाइम और स्पेस से पहले ये काम कर चुका है, टाइम और स्पेस को क्रिएट कर चुका है, मैस को, मैटर को क्रिएट कर चुका है, तो इसका मतलब है वो इन चीजों से परे एग्जिस्ट कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, आपने अकबर की बात की, क्योंकि बच्चा मुझसे पूछेगा कि जी उसका जन्म हुआ तो मुझे बताना पड़ेगा। अकबर टाइम और स्पेस के अंदर है, इसलिए उस पर ये चीजें लागू होती हैं। ईश्वर टाइम और स्पेस से परे है, यही तो बात डिस्कस हो रही है। यानी आप जो बंदा टाइम और स्पेस के अंदर ही नहीं है उस बारे में पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर यह पूछा जाए कि अकबर ने टिम हॉर्टन से कितने बजे कॉफी ली। अब अकबर का देहांत जिस वक्त हुआ है उस वक्त टिम हॉर्टन्स तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, यह सवाल खुद नलिफाई हो जाएगा। तो ईश्वर समय, काल, पदार्थ, प्रकृति इस सब से परे है। तो यह सवाल पूछना कि उसने कहां बैठकर, किस जगह पर बैठकर, कितने बजे, किस सन में बैठकर बनाया, वरना मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसका मतलब यह है कि हम ये जान नहीं पा रहे कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बेसिकली रखा क्या है। जब आपने किसी कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है तो कॉन्सेप्ट को लेकर क्रिटिकल एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट में अपनी तरफ से बात ऐड नहीं करनी, जो कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, इसी चीज में ये चीज जोड़ लें, आखिरी बात में ये याद रखना है, डिटेल्स कभी भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को निगेट नहीं कर सकती। कॉम्प्लेक्सिटी तो पेश आ सकती है अंडरस्टैंडिंग में, मगर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट निगेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर देव आईएएस भाई के पास कितना ज्ञान है, इनकी उम्र कितनी है, ये कितना खाते हैं, किस समय सोते हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें अगर हमें इल्म ना हो, क्या देव भाई का अस्तित्व चैलेंज हो जाएगा? क्या निगेट कर दिया जाएगा? नहीं। अगर मुझे ये जानकारी कॉम्प्लेक्स के जरिए पहुंचे, कोई कहे नहीं देव भाई के 2 बच्चे हैं, कोई कहे 1 है, कोई कहे नहीं इतनी उम्र है, कोई कहे शादी हुई है, कोई कहे नहीं हुआ, कोई कहे खाना खाया है, ये खाया, वो खाया, ये वो डिटेल्स हैं जो देव भाई के अस्तित्व को चैलेंज नहीं करती। नंबर 1। इसके बाद आपने एक चीज रखी, मेरे ख्याल से शायद मैं भूल गया हूं, मैं अपनी याद से ही जो रख पा रहा था वो मैं रख रहा था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट था तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से, टाइम और स्पेस के अलावा। हाँ, मैं आखिरी पॉइंट रख देता हूं क्योंकि मुझे भूल गया था, मुझे आखिरी बात है तो मुझे रखने दीजिएगा। टाइम और स्पेस में आपने बात की। देव भाई, आप चूंकि साइंस के भी माशाल्लाह ज्ञानी हैं और टीचर भी हैं और आपकी नजर से ये जरूर चीज गुजरी होगी, तो मैं आपको बता दूं, टाइम इटसेल्फ स्पेस के अंदर रिलेटिव है। यही वजह है कि क्वांटम लेवल पर टाइम और तरीके से इफेक्ट करता है, कॉस्मिक मैक्रो लेवल पर और तरीके से करता है। यही टाइम रिलेटिविटी है। अच्छा, यही चीज आइंस्टाइन ने भी डिस्कस की, ठीक है, बोहर के साथ डिस्कशन हुई जब क्वांटम फिजिक्स के ऊपर उनकी डिबेट्स हुई। उस डिबेट के अंदर उसने कहा कि टाइम कैसे काम करता है, इज टाइम एन इल्यूजन और इज अ रियलिटी, क्या इज देयर रियली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सो टाइम इज रिलेटिव। आप मार्स पर चले जाएंगे, टाइम और तरीके से काम करेगा, आप नेपच्यून पर चले जाएंगे, टाइम और तरीके से काम होगा। इसी दुनिया के अंदर टाइम स्थिर नहीं है, इससे चीज आपको समझनी चाहिए। लाइट की स्पीड के लिए टाइम और तरीके से काम करता है,
आपके लिए और तरीके से काम करता है, किसी और दुनिया में रहने वाले पर किसी और तरीके से काम करेगा। तो ये जान लें कि जब इस 3D दुनिया के अंदर, 3 डायमेंशनल दुनिया के अंदर टाइम और तरीके से इफेक्ट करता है और रिलेटिव होता है, ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि टाइम की रियलिटी क्या है और इससे परे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। इससे खत्म करते हैं। ठीक है देव भाई? थैंक यू। जी, जी। थैंक यू। मैं 1 मिनट में अगर कंक्लूड करूँ, ठीक है? जी, जी, देखिए, ज़रूर, आपकी ज़रूर। मुझे किसी बात से इतराज़ नहीं है, ठीक है? ना मुझे ऐसा है कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, लेकिन जो कोर कोर चीज़ है, कोर क्वेश्चन है कि यहाँ पर बिना इस बात को बिलीव किए, जैसा कि आपने खुद बताया कि आपको पहले किसी गॉड के कॉन्सेप्ट को बिलीव करना है, तो बिना बिलीव किए नहीं, नहीं, बिलीव मेरा नहीं, नहीं, आगे का बिलीव नहीं। आर्गुमेंट जी, जी, जी। जी, जी, बिलीव नहीं कह रहा, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखना है, अभी तो हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आपने ऐसे करें, मेरे ख्याल से अगर आप पॉइंट अपना रखेंगे ना, आपको कंक्लूजन का टाइम इसलिए मिला था, आपने अपना पॉइंट रखा, आपने कहा कि कुछ चीज़ें मुझे समझ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, ऑब्वियसली पब्लिक देखेगी, अगर उनको समझ आ गई तो उनको फ़ायदा होगा, हो सकता है आगे जाकर हमें समझ आ जाए। आगे गुड, बढ़ो। वेरी गुड, ठीक है? बहुत बढ़िया। थैंक यू देव भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। थैंक वेरी यू, गुड थैंक यू। नाइट। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट। नाइस कन्वर्सेशन। आई होप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देव भाई ने बड़ी मजे मजे की बातें की, बहुत कुछ गपशप चली।